हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हिस्ट्री पढ़ाइए, तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव को अगर आप पढ़ते हैं तो चूंकि बहुत सारे बोर्ड में पहले से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे और आज के समय में अगर देखें तो कुछ बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव को ऐड कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को ऐड कर दिया गया। तो ऐसे में किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो उसी को नज़र में रखते हुए मैंने ये सीरीज बनाया है। तो आज से हम सभी जितने भी चैप्टर है एसएसटी में, चाहे वो हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का हो या सिविक्स का, सभी के लिए एक बेहतर ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आएंगे। तो आज के हम लोग वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेट को डील किस प्रकार से करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको केवल आंसर नहीं पता होना चाहिए, बल्कि आप बाकी ऑप्शंस को किस प्रकार से छांटते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो इस प्रश्न में लिखा गया है काउर कौन था, और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चूंकि हमारे जो इतिहास है वो यूरोप के इर्द गिर्द घूमता है, तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप में नहीं है, तो ये एक खुद ही एक महादेश है। तो ये ऑप्शन पहले से ही क्या होता है, हमारे पास हट जाता है। तो इस ऑप्शन को हटा देते हैं और यूरोप में अब बाकी जो क्षेत्र आ जाता है उसके विषय में देखते हैं। तो काउर का संबंध सार्डिया पिडमेंट से है, तो ये ऑप्शन 2 बच जाता है। तो इंग्लैंड भी यहाँ पर क्या हो जाता है, कट आउट हो जाता है। काउर सम्राट नहीं था, जो सार्डिया पिडमेंट था इसका सम्राट था विक्टर एमेनुअल द्वितीय। तो ये तो सम्राट था नहीं, राजा तो था नहीं, तो बचता क्या है, प्रधानमंत्री का पद। इसीलिए काउर सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मारियन जो है वह किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो यहाँ पर विभिन्न तरह के देश लिखा गया है। तो अगर आप गौर करें तो हमने 2 तरह के प्रतीक देखे थे जिसको हम लोग रूपक बोलते थे, और हमने 2 रूपक के विषय में पढ़ा था। पहला जो रूपक था वह था मारियान और दूसरा था वह जर्मेनिया। जर्मेनिया जर्मन का रूपक था और मैरियन किसका था, फ्रांस का था। तो हमने 2 रूपक पढ़ा था जिसमें रूस और इटली के विषय में, रूपक के विषय में हमने नहीं पढ़ा था। तो इस आधार पर हमने क्या पढ़ा था, जर्मन और फ्रांस के विषय में पढ़ा था। तो जर्मेनिया किसका था, जर्मन का, और यहाँ जो मरियन है वो किसका हो जाएगा, फ्रांस का हो जाएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस जो है वह मरियन फ्रांस का राष्ट्रवादी प्रतीक है, या फिर इसे रूपक भी कहते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का विकास कहां से हुआ, यूरोपीय सभ्यता का जहां से विकास होगा उसी को यूरोपीय सभ्यता का विकास यानी कि पालन कहा जाएगा। इस प्रकार से मुख्य रूप से अगर सभ्यता का विकास पूरे यूरोप में हुआ है तो वो यूनान से माना जाता है, क्योंकि ये प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, यहाँ पर सबसे पुरानी सभ्यताएं थी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बेनरी क्या है। तो कार्बेनरी जो है वह एक प्रकार का संगठन है। तो यहाँ पर फिर से एक शब्द आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही कट आउट हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया इसलिए आपको ऑप्शन दे देगा क्योंकि एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ओके, तो कभी कभी बच्चे ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेते हैं, तो ये ऑस्ट्रिया है ना कि ऑस्ट्रेलिया है, ये पहले से ही हट जाता है। तो कार्बनरी क्या था, कार्बनरी जो था वहां जो क्रांति कर रहे थे उनका ही एक संगठन था। एक तरह से आप समझे तो क्रांतिकारियों का एक संगठन था। तो यहाँ पर बिस्मार्क का संगठन था, जी नहीं, बिस्मार्क का संगठन नहीं था। और एक और ऑप्शन दिया है इटली के क्रांतिकारियों का संगठन। हाँ, तो यहाँ पर क्रांतिकारी शब्द आ गया, तो कार्बनरी क्या था, क्रांतिकारियों का संगठन था। तो इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था। डी ऑप्शन भी इसमें गलत हो जाता है। तो इस ऑप्शन का सही उत्तर होगा इटली के क्रांतिकारियों का संगठन। अब इसी प्रश्न को अगले तरीके से पूछा जाएगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी ने ही इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था जिसको बोलते हैं कार्बोनरी संगठन। तो इस प्रकार से कार्बोनरी संगठन किसका है, मेजनी का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की एक बहुत ही पुरानी नीति है जिसको बोलते हैं तटस्थता की नीति, यानी कि किसी के अंदरूनी मामले में टांग नहीं अड़ाना। तो ये इसके विरुद्ध नहीं होगा, ये चूंकि ये टांग अड़ाने की बात करता ही नहीं है। इंग्लैंड यहाँ पर है
और आप देखें तो ऑस्ट्रिया यहाँ पर है और इस प्रकार से यहाँ पर बीच में जर्मनी है। तो इंग्लैंड जो है वो टांग नहीं अड़ाता है, तो इस प्रकार से इंग्लैंड पहले ऑप्शन चढ़ जाता है। और जर्मनी के अगर एक उदाहरण लिखें तो जर्मनी का जो विस्मार्क था, विस्मार्क को प्रधानमंत्री का पद आप समझ सकते हैं। तो विस्मार्क जो है एक बार रूस में राजदूत का काम किया था, जर्मन के लिए राजदूत का काम किया था। तो उस समय जो रूस का शासक था उससे इन्होंने मित्रता कर दी थी। विस्मार्क बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था, राजनीतिक में सफल था, वो किसी से भी अपनी दोस्ती कर लेता था और वो बड़ी ही दूरदृष्टता वाला व्यक्ति था, यानी कि दूर का सोचता था। तो उनको पता था कि आने वाले समय में मुझे रूस की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने रूस से दोस्ती कर ली। और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया प्रशा। तो प्रशा खुद चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन ये चाहता था राजतांत्रिक व्यवस्था से, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये सब तो चाह रहा था, तो ये कभी भी इसके विरुद्ध नहीं होगा। तो ये तीन ऑप्शन तो विरुद्ध वाला है ना, यहाँ पर पूछा गया विरुद्ध में, तो इसके विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध में था, क्योंकि ये भी चाहता था कि किसी तरह से इसको कोई क्षेत्र मिल जाए, और इसीलिए ये जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण नहीं चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के कह सकते हैं संबंध में ये दोनों ही क्षेत्र में आता था। अगला प्रश्न है कि काउंट कावूर जो था उसको विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने इसको सेनापति नहीं बनाया था, ना ही फ्रांस का राजदूत बनाया था, और ना ही गृह मंत्री बनाया था। तो क्या बनाया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा करीब थे इनके और बहुत ही कह सकते हैं सफल थे, इसीलिए ये इन्होंने इसको क्या बनाया था? प्रधानमंत्री के पद में दिया था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 1833 यानी कि 1833 में यंग इटली की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली, तो इटली में सबसे आगे कौन था? इटली में सबसे आगे था जोसेपे मेजनी। मेरियन क्या है? मेरियन फ्रांस का रूपक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बिस्मार्क जर्मन के एकीकरण में मदद किया था, बिस्मार्क भी नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन मेरा पहले ही कट गया, तीसरा बचता है जोसेपे मेजनी, और यही इटली के एकीकरण में सबसे आगे और अहम भूमिका निभाए थे, इसीलिए इन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी, और ये जोसेपे मेजनी यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा यंग इटली की स्थापना करने वाले। 1789 की क्रांति यानी 1789 की क्रांति, जिसे हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं, तो उस समय फ्रांस में क्रांति हुआ, तो फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां। ये हम लोग याद कर चुके हैं, लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था, और जब ये गद्दी पर आए, ये 1774 में आए थे, 1774 में गद्दी पर आए थे, आपको याद रखना 1774 में आए थे, और इनकी शादी हुई थी मैरी एंटोनिएटा से। ओके, जो किसकी राजकुमारी थी? ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो ये आपको याद रखना है, लुई 16वां। इस समय जब ये गद्दी पर आए थे तो राजकोष बिल्कुल ही खाली था, और कर बढ़ाने के रूप में इन्होंने क्या किया था? एक सम्मेलन किया था, जिसे स्टेट जनरल की सभा बोलते हैं। स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई थी, और वही मुख्य कारण बन गया था क्या? फ्रांस की क्रांति का। वहां से ही फ्रांस की क्रांति का उदय हुआ। वैसे बहुत सारे कारण है फ्रांस की क्रांति के। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? जी, एक चीज आप गौर कीजिएगा, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो क्रांति के पश्चात वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र में महिलाओं को, भूमिहीन मजदूरों को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए। जो छोटे मोटे किसान थे उनको भी अधिकार नहीं दिया गया। बहुत आगे चल करके पुरुषों को मताधिकार का, कह सकते हैं मताधिकार तो दे दिया गया, मत देने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन महिलाओं को नहीं दिया गया था। महिलाओं को कब मिला था? 1946 में। 1946 में जाकर के फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार मिला था। 1848 में फ्रांस में क्रांति का ही दौर चल रहा था। 1804 में नेपोलियन आता है, और 5 में नेपोलियन का ही काल रहता है, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएगा। 1804 में जब नेपोलियन आता है तो वो अपनी एक नई संहिता लागू करता है, जिसे हम लोग नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब होगा यूरोप में। ओके, तो इटली और जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आता है, सामान्य सा प्रश्न है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? ये चीज समझिए कि वियना कांग्रेस क्यों हुआ था। नेपोलियन जब हार गया
1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद इसके पहले भी एक लड़ाई हुआ था 1813 में, वहां से इनका हारना शुरू होता है। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में पूर्ण रूप से फ्रांस का जो शासक नेपोलियन था वह हारता चला जाता है, और नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में एक संधि होती है, एक कह सकते हैं सभा होता है जिसे बोलते हैं वियना कांग्रेस, और उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। और उन बदलावों में से सबसे मुख्य बदलाव था जो बुर्बो वंश था जिसको हटा दिया गया था, उसको फिर से सत्ता में बहाल कर दिया जाता है, और इस बार जो सत्ता है वो बुर्बो वंश के हाथ में आ जाता है। ये वियना कांग्रेस के द्वारा लिया गया था। अगला प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित? 1832 ईस्वी में किया गया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? कवि नहीं थे, संगीतज्ञ भी नहीं थे, नाटककार भी नहीं थे, वे कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीति जानते थे, बहुत ही दूरदृष्टि से सोचते थे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश ये था कि अगर आपको किसी को हराना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे कमजोर करना होगा, हर तरफ से कमजोर करना होगा। तो ऑटोमन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, ऑस्ट्रिया ओके, क्योंकि वो जर्मन के एकीकरण में बाधक था, उसको हराने के लिए चारों तरफ से उसको क्या कर दिया था, कमजोर कर दिया था, उसको असहाय कर दिया था। इस तरफ से उसको रूस का सहयोग मिल सकता था, जिससे उन्होंने इसका संधि करके या फिर इससे बहुत सारी कूटनीतिक बात करके इसका संबंध तोड़ दिया था। फ्रांस से भी इसको मदद मिल सकता था, लेकिन फ्रांस को लालच दे करके कि अगर मेरा जर्मन का एकीकरण होता तो आपको भूमि का थोड़ा सा भाग दे दिया जाएगा, एक इलाका था उसको बोला आपको ये इलाका दे दिया जाएगा जो फ्रांस के करीब ही था, फ्रांस को भी हटा दिया। तो देख सकते हैं ये कूटनीति बहुत तेज करते थे, और उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रिया पर हमला किया, जिसके वजह से ऑस्ट्रिया पूरी तरह से क्या हो गया, हार गया। और ऑस्ट्रिया जब हार गया तो उसे किसी तरह का सजा नहीं दिया, बल्कि उसको छोड़ दिया गया ताकि वो आगे, इसको कह सकते हैं ना एक तरह से, अगर किसी कोई गलती करता है तो उसको सजा नहीं देते तो वो पछतावा करता है, तो सेम चीज, और ये कूटनीति का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान तुर्की के अधीन था, रूस के अधीन नहीं था। यूनान में यूनान की ही पराजय नहीं होगी और फ्रांस का अधीन नहीं हुआ था, बल्कि तुर्की के अधीन था और वो इससे अलग होना चाहता था। ऐसे में यूनान का जब स्वतंत्रता हुआ तो उसमें पराजय किसकी हुई? तुर्की की पराजय हुई थी। जोल्वेराइन कैसी संस्था थी? तो जोल्वेराइन क्रांतिकारियों का नहीं, विद्वानों का नहीं, पादरी और सामंतों का भी नहीं, बल्कि व्यापारियों का था, जिसमें व्यापारी वर्ग चाहते थे कि जो मूल्य है, जो शुल्क है, अलग अलग सीमा शुल्क है, उसको खत्म करके एक कर दिया जाए। मुद्रा का जो अलग अलग रूप है, जो भार का अलग अलग रूप है, इसको भी समाप्त करके एक कर दिया जाए, यानी कि ये व्यापारियों की संस्था थी। रक्त और लोह की नीति कौन अपनाता था? तो रक्त और लोह की नीति जो है बिस्मार्क अपनाते थे। उनका कहना था कि वर्तमान जो युग है, इस युग में अगर आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं या आपको कोई भी चीज हासिल करना है तो इसके लिए आपको लड़ाई करना पड़ेगा, ऐसे आप बातों, विचारों या भाषणों से नहीं ला सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। और इसीलिए उन्होंने एक नीति दी थी और उस नीति को बोलते थे रक्त और लौह की नीति। और ये नीति किसने दिया था? बिस्मार्क ने दिया था, मैजनी नहीं, हिटलर नहीं और विलियम ने ही नहीं दिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। और फ्रैंकफर्ट संधि क्या है? तो ये जर्मन को एकीकरण करने का प्रथम प्रयास है जो बिल्कुल ही विफल रहा था। अगर आप जर्मन एकीकरण की घटना को बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करें, मैं जर्मन एकीकरण की घटना को एक स्पेशल वीडियो में लेकर आऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क कौन सी नीति अपनाई? जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं, बिस्मार्क कौन सी नीति पर विश्वास रखते थे? लोह और रक्त की नीति पर विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने जर्मन के एकीकरण में भी लोह और रक्त की नीति का सहयोग लिया था। सहयोग नीति, वो कभी भी सहयोग नीति पर विश्वास नहीं करते थे और सहकुलता की नीति भी वो विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था तो केवल एक ही नीति पर, रक्त और लौह की नीति। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में क्रांति हुई थी 1688 यानी कि 1688 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना, कब बना था? 1848 में, दूसरी क्रांति के दौरान। 1848 में नहीं बल्कि 1804 में बना था। ओके, माफ कीजिए, ये 1848 गलत है, 1804 में बना था। और 1804 में जब वो सत्ता में आया था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, सत्ता में आते ही उन्होंने क्या किया था, अपनी एक संहिता लागू की थी जिसे नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं।
परीक्षाओं में कभी कभी इससे प्रश्न बनता है कि नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं, या नेपोलियन की संहिता जिसे 1804 में लागू किया गया था उससे आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्डेनिया पीडमाउंट का शासक कौन था, तो सर्डेनिया पीडमाउंट का शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय था। नेपोलियन था फ्रांस का शासक। काउंट काबूर ये शासक नहीं था, प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम जो था ये प्रशा का शासक। तो अगला प्रश्न एक और प्रश्न है, इस पर गौर कीजिएगा। तो अगला जो प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको ढूंढना है। ओके, मैं आप लोग के लिए दो प्रश्न ढूंढने के लिए दूंगा, आपको उसे ढूंढना है और पता करना है इसका उत्तर क्या होना चाहिए। कार्बोनरी संगठन जो है वह किस वर्ष हुआ था, इसके विषय में हम लोग चर्चा पहले ही प्रश्न पर चर्चा किए आगे। तो आपको ढूंढना है कि ये किस वर्ष हुआ था। एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न, वो भी आपको ढूंढ करके बताना है। अगर आप नहीं सकिएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। अगला प्रश्न है 25वां की सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहां पर हुआ था, आपको स्थान बताना है। तो फ्रांस और प्रशा के बीच में सेडवा का युद्ध सेडान में हुआ था, जिसे सेडवा का युद्ध सेडान का युद्ध कहते हैं, सॉरी सेडान का युद्ध कहते हैं। और ये फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। और ये किस दौरान हुआ था, ये जर्मन एकीकरण के दौरान हुआ था। जर्मन एकीकरण के दौरान 3 युद्ध हुआ था, जिसमें से पहला युद्ध था सेडान का युद्ध। ओके, अगला प्रश्न है, माफ कीजिए सेडान का नहीं बल्कि सेडवा का युद्ध, पहला युद्ध था जो सेडवा का युद्ध था। और ये सेडवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सेडान का युद्ध, यही प्रश्न को उल्टा कर दिया गया है, किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था यह युद्ध, हम लोग पर चर्चा कर चुके हैं। युवा इटली, यानी कि युवा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यंग, YOUNG, यंग। तो यंग इटली इसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये शब्द हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यंग इटली संस्था का विकास किया है, किसने किया है इसका विकास, इसका विकास किया है मैजनी ने, जोसेपे मैजनी। जोसेपे मैजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी और इन्होंने क्या किया था, इसका शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है कि गैरीबॉल्टी पैसे से क्या थे, तो गैरीबॉल्टी पैसे से नाविक थे, यानी कि नाव चलाते थे। ओके, गैरीबॉल्टी एक नाविक थे। और ये रहा 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न कहता है कि जोल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की, तो जोल्वे राइन की स्थापना प्रशा ने किया था। चूंकि जो जर्मन साम्राज्य था, उस जर्मन साम्राज्य का सबसे बड़ा राज्य जो था प्रशा ही था, इसलिए वहां पर कोई भी प्रमुख बातें होती थी वो प्रशा ही करता था। इसीलिए जोल्वे राइन की स्थापना किसने किया था, प्रशा ने किया था, ना कि ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने भी नहीं किया था और सार्डिनिया पीडमेंट ने भी नहीं किया था। 30वां प्रश्न है आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय और बिस्मार्क। इनमें से किसने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्न के विषय में चर्चा की है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और ऑब्जेक्टिव का मेरा पहला वीडियो है, अगर आप इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। यहाँ पर ही यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव वीडियोस और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।